दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। ये हमारी जो कम्युनिकेशन की एक सीरीज़ चल रही है वीडियो की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो के अंदर आज हम मोडबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो मोडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है और कैसे उसकी हम सेटिंग करते हैं, कैसे हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं मोडबस प्रोटोकॉल का यूज़ करके। तो सबसे पहले हम मोडबस का जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि वो क्या होता है और कैसे काम करता है, और उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा कि कैसे डिवाइसेस की सेटिंग रहती है और कैसे उसको हम सेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सेट करनी होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को, कि जैसे अलग अलग हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहते हैं, RS-232, RS-485, मोडबस, ईथरनेट, कैन बस, प्रोफीबस, प्रोफीनेट, CC लिंक। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे डिवाइसेस होते हैं जैसे PLC, VFD, DCS, SCADA, HMI, कोई सेंसर वगैरह लगे हैं, फील्ड के अंदर कोई डिवाइसेस हैं, उन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उनका कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि एक डिवाइस का डाटा दूसरे डिवाइस के अंदर मेरा चला जाए। तो इनका इस्तेमाल किस लिए होता है? डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इंडस्ट्रियल जो आप देखे होंगे कि इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग डिवाइसेस हमारे रहते हैं। हमारे पास PLC रहता है, HMI है, ठीक है। मेरे को इस PLC को कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, HMI को कनेक्ट करना है, किसी दूसरे मेक का PLC है, दूसरे मेक का HMI है, मैं उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। कोई डाटा है मेरे पास, कोई सेंसर है, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कोई VFD लगी हुई है, कोई सर्वो ड्राइव लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि ये सेंसर का डाटा PLC में जाए, ये इंस्ट्रूमेंट HMI पे इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो, VFD से मैं RPM कंट्रोल करूँ, सर्वो ड्राइव से मैं किसी सर्वो को ऑपरेट करूं, पोजीशन वगैरह मेरे को कंट्रोल करनी है। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी डिवाइसेस के अंदर हमारा क्या हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए। तो वो कम्युनिकेशन जो है हम मोडबस की सहायता से कर सकते हैं। मोडबस एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसकी सहायता से इन सभी डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो डिवाइसेस हैं इनका जो डाटा है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर जा सकता है। मैं चाहता हूं कि ये जो VFD है इसके RPM मेरे को इस HMI के ऊपर शो हो, तो वो भी मैं मोडबस से कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इसकी जो वैल्यू है, चेकिंग की जो वैल्यू है, मैं चाहता हूं कि इस कंप्यूटर पे दिखे मेरे को, वो मैं काम इससे कर सकता हूं। ये कोई सेंसर लगा हुआ है फील्ड के अंदर, मैं चाहता हूं कि सेंसर की वैल्यू मेरे को इस HMI पे दिखाई दे, तो वो भी काम हम किसके द्वारा कर सकते हैं? ये जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं इनकी सहायता से हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इनका इस्तेमाल डिवाइस को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, कनेक्ट करने के लिए और डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो अभी देख लेते हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि ये डिवाइसेस क्या करवाते हैं? कम्युनिकेशन करवाते हैं। ये प्रोटोकॉल क्या करवाते हैं? कम्युनिकेशन करवाते हैं डिवाइसेस का आपस में। तो कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन की अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो ये होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा का एक्सचेंज करना या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक डिवाइस होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। एक चैनल के थ्रू ये इंफॉर्मेशन जाती है। चैनल हमारा वो कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसके थ्रू ट्रांसमीटर से इंफॉर्मेशन रिसीवर तक जाती है। रिसीवर वो डिवाइस होता है जो ट्रांसमीटर से रिसीवर को इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। तो कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली तीन चीजें रहती हैं। एक तो ट्रांसमीटर जो डाटा को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, दूसरा चैनल जिसके थ्रू ये सिग्नल रिसीवर तक पहुंचते हैं, और तीसरा होता है रिसीवर जो कि ट्रांसमीटर से चैनल के थ्रू जो सिग्नल है, जो डेटा है, उनको रिसीव करता है। तो कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए हमें तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमारा ट्रांसमीटर होगा, दूसरा हमारा चैनल होगा, तीसरा हमारा रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर से हमारा जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो चैनल के थ्रू होती हुए और रिसीवर तक पहुंच जाएगी। तो ये होता है बेसिक कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम जिसके अंदर तीन चीज़ें हमारी रहती हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये हमारा दो टाइप का कम्युनिकेशन रहता है। एक रहता है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन, दूसरा रहता है हमारा पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एक ट्रांसमीटर होता है हमारे पास, एक रिसीवर होता है और नंबर ऑफ चैनल एक होता है, मतलब एक ही चैनल रहेगा। अब सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर अगर मेरे को ये 4 बिट का डाटा ट्रांसफर करना है, मान लीजिए मेरे को ये डाटा ट्रांसफर करना है 1 2 3 4 ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास, तो मेरे को अगर ये सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू करना है तो ये डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा? सबसे पहले एक बिट जाएगी। सबसे पहले जो एक है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास जाएगा। जब एक पहुंच जाएगा उसके बाद 2 ट्रांसमिट होगा। जब 2
ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास पहुंच जाएगा, फिर 3 हमारा ट्रांसमिट होगा, जब 3 हमारा रिसीवर के ऊपर रिसीव हो जाएगा फिर हमारा जो 4 है वो ट्रांसमिट होगा। तो सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा डाटा है, जो भी हमें डेटा सेंड करना है वो 1 बाय 1 सेंड होता है कि पहले 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 जाएगा, और इसके अंदर जो चैनल रहता है वो क्या रहता है, एक ही रहता है, नंबर ऑफ चैनल। अब पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, हमारा हमें जितनी भी बिट का डाटा ट्रांसफर करना है, मान लीजिए हमें 4 बिट का डाटा ट्रांसफर करना है तो हमारे पास चैनल भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। अगर हम 6 बिट का डाटा ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास चैनल भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर ये सारा डाटा एट ए टाइम ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास पहुंच जाता है अलग अलग चैनल के थ्रू। तो ये रहता है पैरेलल कम्युनिकेशन, जिसमें सारा डाटा एक ही टाइम पे हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। अब ये जो पैरेलल कम्युनिकेशन होता है ये हम इतना यूज़ नहीं करते, इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसमिट करनी होती हैं और इतने सारे चैनल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम कौन सा कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन हम इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। तो अब देख लेते हैं मोडबस के बारे में कि मोडबस क्या होता है। मोडबस क्या है, मोडबस एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, मतलब इसके अंदर भी जो डेटा है वो कैसे जाएगा, 1 बाय 1 जाएगा। ये किसने बनाया था, ये मोडिकोन ने बनाया था 1979 के अंदर, ये मोडिकोन ने इसको डेवलप किया था। ये क्या है, ये मोडबस क्या है, एक सीरियल कम्युनिकेशन है जिसको मोडिकोन ने 1989 के अंदर बनाया था। अब जो मोडिकोन कंपनी है उसको स्नाइडर ने टेक ओवर कर लिया था, तो अब ये स्नाइडर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये किस लिए बनाया था, ये बनाया था जो इंडस्ट्रियल डिवाइसेस होते हैं जैसे पीएलसी है, वीएफडी है, एचएमआई है, डीसीएस है, स्काडा है, इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बनाया गया था। बेसिकली तो इनिशियली तो ये जो मोडिकोन की पीएलसी थी उनके कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। मोडबस के थ्रू जो मोडिकोन की पीएलसी थी वो आपस में कम्युनिकेट करती थी। बाद में इसके अंदर और बहुत सारे डेवलपमेंट हुए तो ये बहुत सारे डिवाइसेस के अंदर यूज़ होने लग गया। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो अभी क्या है, ये एक सीरियल कम्युनिकेशन है जिसको मोडिकोन ने बनाया था, और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर डिवाइसेस रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा, इन सभी को कम्युनिकेट कराने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है। अगर आपको मोडबस के थ्रू कम्युनिकेशन करवाना है तो ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती, 2-4 पैरामीटर होते हैं उनको सेट करो और आपका कम्युनिकेशन हो गया। और ये क्या है, एक मल्टी नोड सिस्टम है, मतलब इसके अंदर आप नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 2 ही डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकते हो, इसमें आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए इसको मल्टी नोड सिस्टम बोला जाता है। अब ये सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, एक चैनल होगा सिर्फ, और जो डेटा है वो कैसे जाएगा, 1 बाय 1 जाएगा। पहले हमारा अगर 4 बिट को ट्रांसफर करना है 1 जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी बिट हमारी जाएगी, फिर उसके बाद हमारी तीसरी बिट जाएगी, और जब ये तीसरी बिट ट्रांसफर हो जाएगी उसके बाद हमारी चौथी बिट जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारा सीरियल कम्युनिकेशन होगा, एक ट्रांसमीटर होगा, रिसीवर होगा, और चैनल क्या होगा, एक ही होगा। बट जो ये रिसीवर है एट ए टाइम पे इसके अंदर और भी हो सकते हैं, मल्टीपल रिसीवर इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये था मोडबस का बेसिक कि मोडबस क्या है और कैसे काम करता है। अब मोडबस क्या है, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मोडबस क्या है, मोडबस एक ओपन प्रोटोकॉल है। मतलब ओपन प्रोटोकॉल का मतलब कि इसको कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने डिवाइस के अंदर इस्तेमाल कर सकता है और उसको किसी को भी रॉयल्टी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर एक डिवाइस, हर एक मैन्युफैक्चरर के अंदर आपको मोडबस मिल ही जाता है। वो मोडबस पे कम्युनिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ओपन प्रोटोकॉल है और इसमें कोई भी रॉयल्टी वगैरह किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे तो दूसरे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं जो डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरर ने डेवलप कर रखे हैं, जैसे प्रोफिबस है, प्रोफिनेट है, जो हमारे ओपन प्रोटोकॉल नहीं है। अगर उनको हम यूज़ करके कोई बनाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, जिसने वो प्रोटोकॉल बनाया है उनको रॉयल्टी देनी पड़ती है कि जी मैं आपका ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अपने डिवाइसेस के अंदर यूज़ करूंगा, और उसके बदले में वो उनसे रॉयल्टी लेते हैं। बट मोडबस के अंदर ऐसा नहीं होता। मोडबस क्या है, एक ओपन प्रोटोकॉल है, इसको कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने डिवाइसेस के अंदर यूज़ कर सकता है। ठीक है, और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि मोडबस सिर्फ कहीं एक कंट्री के अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, मोडबस क्या है, एक स्टैंडर्ड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, और ये इंडस्ट्री के अंदर भी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, इसका बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर है वो इस्तेमाल करते हैं। आप देखोगे तो मित्सुबिशी, डेल्टा, ओमरोन, सीमेंस, एबीबी, स्नाइडर, जितने भी मेजर
जो मैन्युफैक्चरर हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड कंट्रोल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके डिवाइसेस में आपको मोडबस जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्या करता है, मोडबस बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट है उनके सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, कंट्रोलर के डाटा को, और फिर फील्ड से जो डिवाइसेस है उनके डाटा को एक जगह पे रिसीव करने का काम आता है, कम्युनिकेशन करने के काम आता है। तो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो इसको अपने डिवाइसेस के अंदर बिल्ड करते हैं। इसका काम किस लिए किया जाता है, बेसिकली कोई डाटा वगैरह आपको इकट्ठा करना है, ठीक है, फील्ड में आपको कोई सेंसर लगे हैं, आपको डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाना है, आपको HMI को PLC को कम्युनिकेट करवाना है, VFD को कम्युनिकेट करवाना है, तो वहाँ पे हम इसका मोडबस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोडबस इंडस्ट्री के अंदर मैंने आपको बताया कि होता कैसे, काम कैसे करता है, इसका थोड़ा सा देखते हैं कि मोडबस क्या है। एक बेसिकली प्रोटोकॉल है जिससे क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको डेडिकेटली चीज़ों को समझते हैं कि मोडबस के अंदर होता क्या है सिस्टम। देखिए मोडबस जो है ना, मोडबस एक रिक्वेस्ट रिप्लाई मैकेनिज्म है। मोडबस क्या है, एक रिक्वेस्ट रिप्लाई मैकेनिज्म है। अब ये जो सारी बातें हैं आपको बड़े ध्यान से समझनी है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको सारी समझ में आ गई तो फिर जो बाद का पार्ट होता है किसी भी डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना, वो सिर्फ सेटिंग होती है कि जो बातें आपने यहाँ पे समझ ली उनकी वहाँ पे आपको सेटिंग करनी है। अगर ये सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो फिर वहाँ पे सेटिंग भी नहीं कर पाओगे, वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो मोडबस क्या है, मोडबस एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। किस टाइप का है, रिक्वेस्ट रिप्लाई मैकेनिज्म इसके अंदर काम करता है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक मास्टर होगा और एक स्लेव होगा। अब जो मास्टर है उसको क्लाइंट भी बोलते हैं और जो स्लेव है उसको सर्वर भी बोलते हैं। पहले क्या था, सिर्फ मास्टर और स्लेव ही बोला जाता था डिवाइसेस को, एक मास्टर होता था और एक स्लेव होता था। बट थोड़ा सा ये मास्टर स्लेव वर्ड को चेंज कर दिया। अब जो मास्टर को बोला जाता है क्लाइंट और जो स्लेव है उसको बोला जाता है सर्वर। तो कहीं पे आपको मास्टर बोला जा रहा है या क्लाइंट बोला जा रहा है तो इनका एक ही मतलब है, ठीक है। और अगर स्लेव बोला जा रहा है और सर्वर बोला जा रहा है तो भी इनका एक ही मतलब है। ये इसलिए कर दिया क्योंकि मास्टर और स्लेव से थोड़ा सा क्या था, जैसे जो गुलामी वाला सिस्टम था कि उसको पॉइंट ऑफ व्यू रख के कि पहले जैसे स्लेव बनाते थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रख के कि ये अच्छा नहीं है वर्ड स्लेव किसी को, तो इसलिए इसको चेंज करके सर्वर कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी मास्टर बोले या क्लाइंट बोले एक ही बात है, स्लेव बोले या सर्वर बोले, आपको कहीं स्लेव या सर्वर लिखा हो तो एक ही मतलब है उसका, मास्टर या क्लाइंट उसका भी एक ही मतलब है। तो इस पीपीटी के अंदर भी आपको कहीं मास्टर स्लेव भी मिल सकता है, स्लेव क्लाइंट भी मिल सकता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कहीं मास्टर बोल रहे हैं, कहीं क्लाइंट बोल रहे हैं, कहीं स्लेव बोल रहे हैं, कहीं सर्वर बोल रहे हैं। तो ये एक ही वर्ड है, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये रिक्वेस्ट रिप्लाई मैकेनिज्म है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, आपका एक मास्टर होगा, ठीक है, जिसको हम क्लाइंट भी बोल सकते हैं, क्लाइंट या मास्टर एक ही बात है। और जो दूसरे डिवाइसेस हैं वो क्या होंगे, स्लेव होंगे आपके, ठीक है। अब एक मास्टर होगा, बाकी जितने भी डिवाइसेस जुड़े होंगे वो आपके स्लेव होंगे। और मास्टर जो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसको, स्लेव को, कि मेरे को ये डाटा चाहिए। और स्लेव क्या करेगा, फिर उसको रिप्लाई करेगा। मास्टर क्या करेगा, रिक्वेस्ट जनरेट करेगा किसको, जिस भी स्लेव से उसको डाटा चाहिए। मान लीजिए ये PLC है, इस PLC को इस VFD से कुछ डाटा चाहिए, तो ये PLC क्या करेगी, इस VFD को रिक्वेस्ट एक भेजेगी कि मेरे को आप RPM का डाटा भेज दीजिए। मान लीजिए इसको RPM का डाटा चाहिए कि आपके कितने RPM चल रहे हैं उसका डाटा भेजिए, तो ये VFD क्या है, इस PLC को अपना RPM का डाटा भेज देगी। तो इस तरीके से ये सारा काम करता है। इसके अंदर जो मास्टर होता है, एक मास्टर रहता है पूरे नेटवर्क में, बाकी सारे डिवाइसेस क्या रहते हैं, स्लेव रहते हैं। मास्टर क्या करता है, रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और स्लेव जो क्या करता है, उस रिक्वेस्ट पे रिप्लाई करता है जिस भी स्लेव के लिए रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। मान लीजिए PLC अब इसने इस स्कैनर से रिक्वेस्ट जनरेट किया कि आपने जो बारकोड स्कैन किया है वो मेरे को आप भेज दीजिए, तो ये उसको डाटा सेंड कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, फिर उस रिक्वेस्ट का क्या आया, रिप्लाई आया। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिक्वेस्ट रिप्लाई मैकेनिज्म बोला जाता है। आई होप समझ में आया होगा आपको बेसिक प्रिंसिपल मोडबस का। मोडबस क्या है, एक मास्टर स्लेव वाला सिस्टम है जिसमें एक डिवाइस मास्टर होता है जो बाकी स्लेव डिवाइसेस जितने भी होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और जो मास्टर है वो डेटा के लिए क्या करता है, एक रिक्वेस्ट को जनरेट करता है, और जो स्लेव है वो उस रिक्वेस्ट पे जो भी डाटा मास्टर मांगता है रिप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से मोडबस का एक बेसिक सा एक कंसेप्ट है कि मोडबस कैसे काम करता है। अब देख लेते हैं मोडबस के कैरेक्टरिस्टिक्स कि जो ये मास्टर स्लेव है इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इस प्रिंसिपल के।
अब देखिए मोडबस जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही मास्टर हो सकता है एक टाइम पे, कि आपने जो नेटवर्क बनाया इसके अंदर मैंने आपको बताया कि मल्टीपल आप डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, बट मास्टर क्या होगा, एक ही होगा। ऐसा नहीं कि आप दो मास्टर बना दोगे, सिर्फ एक मास्टर रहेगा। वही मास्टर जो है वो जो भी उसको डाटा चाहिए पूरे नेटवर्क को वही कंट्रोल करेगा, वही रिक्वेस्ट करेगा, और जो बाकी जो स्लेव हैं उस पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, ओनली मास्टर कैन इनिशिएट कम्युनिकेशन एंड सेंड रिक्वेस्ट टू स्लेव। वही मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ मास्टर क्या कर सकता है, मास्टर ही कम्युनिकेशन के लिए जो रिक्वेस्ट है उसको जनरेट कर सकता है, स्लेव नहीं कर सकते। स्लेव एक दूसरे से डाटा नहीं मांग सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि स्लेव जो मास्टर से कह रहा है कि मेरे को ये डाटा भेजो, नहीं। नेटवर्क के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक मास्टर होगा, और वो जो मास्टर है उसी के पास राइट होगा कि वो रिक्वेस्ट जनरेट करे स्लेव को कि मेरे को ये डाटा दीजिए, आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए। स्लेव के पास ये अथॉरिटी नहीं होगी कि वो मास्टर को ये कहे कि आप ये काम कर दो, या दूसरे स्लेव को कहे कि आप ये काम कर दो। तो मास्टर कैन एड्रेस ईच स्लेव इंडिविजुअली। अब जो मास्टर है वो हर एक स्लेव को अलग अलग काम दे सकता है, अलग अलग उनको रिक्वेस्ट दे सकता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। मास्टर सभी स्लेव को एक साथ भी कुछ काम करने के लिए बोल सकता है कि आप सभी को अभी ये काम करना है। ठीक है, उस टाइम पे अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि मास्टर होगा और हर एक का एक एड्रेस होगा, तो उस टाइम पे वो 0 एड्रेस का यूज करके सभी स्लेव को एक साथ जो है कुछ काम करने के लिए बोल सकता है, और वो इंडिविजुअली भी काम करने के लिए बोल सकता है। वो चाहे तो किसी एक स्लेव को इंडिविजुअली कुछ रिक्वेस्ट करे, दूसरे स्लेव को कुछ रिक्वेस्ट करे, और वो एक साथ भी रिक्वेस्ट कर सकता है। अभी जो मैं ये बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये एज इट इज आपको याद कर लेनी है, रिमेंबर रखनी है, इनको समझ लेना है। ठीक है, इनके अंदर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि कुछ ज़्यादा टेक्निकल या समझने वाली बात है। जो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको ये एज इट इज समझ लेने हैं बस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है जी, एक मास्टर होता है। मास्टर सिर्फ क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन के लिए जो रिक्वेस्ट है उसको जनरेट कर सकता है। मास्टर सभी स्लेव को अलग अलग भी कम्युनिकेट कर सकता है और एक साथ भी रिक्वेस्ट कर सकता है। स्लेव सिर्फ क्या कर सकता है, रिप्लाई सेंड कर सकता है मास्टर को, और कुछ नहीं कर सकता। जब मास्टर उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को ये डाटा चाहिए, तभी स्लेव उसको वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, स्लेव कोई कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट इनिशिएट नहीं कर सकता नेटवर्क के अंदर। ठीक है, ना ही मास्टर को और ना ही दूसरे स्लेव को। तो इसकी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या निकल के आई कि जो नेटवर्क होगा उसमें एक मास्टर होगा, मास्टर के पास ही रिक्वेस्ट जनरेट करने का राइट है कम्युनिकेशन के लिए। वो किसी भी स्लेव से डाटा मांग सकता है, वो अलग अलग भी मांग सकता है और सभी स्लेव से एक साथ भी डाटा मांग सकता है। स्लेव सिर्फ क्या करेगा, जब मास्टर रिक्वेस्ट करेगा तभी रिप्लाई करेगा। उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो बिना मास्टर के कुछ भी दूसरे स्लेव के साथ कम्युनिकेशन कर ले या मास्टर के साथ कम्युनिकेशन कर ले। तो ये क्या है, इसके मास्टर स्लेव जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इसके अंदर देखिए 2 मोड होते हैं। जो ये मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन मोड है ना, इसमें 2 कम्युनिकेशन मोड होते हैं कि ये जो मास्टर स्लेव हैं आपस में जो बात करेंगे उनकी बात हो रही है। अभी देखिए मैंने आपको बता दिया कि जी एक मास्टर होगा, ठीक है, बाकी डिवाइसेस क्या होंगे, स्लेव होंगे। ठीक है, एक मास्टर हो गया इस नेटवर्क के अंदर और दूसरे क्या हो गए, स्लेव हो गए। ये मास्टर क्या करेगा, इन स्लेव को किसी को भी चाहे तो कम्युनिकेट कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और सभी को एक साथ भी कर सकता है। राइट सिर्फ किसके पास है, इस मास्टर के पास है। अब ये जो मास्टर इन स्लेव के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, ये जो कम्युनिकेशन है ये 2 टाइप का हो सकता है। ये जो मास्टर रिक्वेस्ट भेज रहा है ना स्लेव को कि मेरे को ये डाटा दो, ये डाटा दो, ये 2 टाइप का हो सकता है। ये कौन सा हो सकता है कम्युनिकेशन मोड, एक तो हो सकता है यूनिकास्ट मोड और दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट मोड। अब यूनिकास्ट मोड के अंदर क्या होता है, यूनिकास्ट मोड के अंदर जो मास्टर है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक स्लेव को, मतलब ये जो मास्टर है मान लीजिए ये स्लेव नंबर 1 है, ये 2 है और ये स्लेव नंबर 3 है। ये मास्टर सिर्फ किसको बोलेगा, स्पेसिफिक को बोलेगा कि 3 को बोल रहा है कि मेरे को कुछ डाटा दे दे, या फिर 1 को बोल रहा है कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर 2 को बोल रहा है कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब कि एक स्पेसिफिक को बोलता है। जब मास्टर किसी एक स्पेसिफिक स्लेव के साथ कम्युनिकेशन करता है तो उस कम्युनिकेशन मोड को क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट मोड बोलते हैं। समझ में आई बात कि जब मास्टर किसी एक स्लेव के साथ इंडिविजुअली कम्युनिकेशन करता है, सिर्फ किसी एक को रिक्वेस्ट करता है कि आप ये डाटा दीजिए, उस मोड को क्या बोलेंगे, यूनिकास्ट मोड बोलेंगे। दूसरा होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के अंदर मास्टर क्या करता है, सभी स्लेव को, जितने भी स्लेव लगे हुए हैं जितने भी स्लेव लगे हुए हैं सभी स्लेव को एक साथ कुछ काम करने के लिए बोलता है, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। और ये अभी जैसे मैंने आपको बताया मास्टर स्लेव का है, हर एक स्लेव की एक आईडी रहती है, स्लेव 1,
स्लेव 2, स्लेव 3। अब जब यूनिकास्ट मोड होगा तो वो किसी एक स्लेव की आईडी दे देगा कि मेरे को ये स्लेव से कम्युनिकेशन करना है, ये स्लेव से कम्युनिकेशन करना है, इस स्लेव से कम्युनिकेशन करना है। जब ब्रॉडकास्ट मोड होगा तो वो क्या करेगा, 0 सेंड कर देगा। इसका मतलब सभी स्लेव के पास एड्रेस पहुंच जाएगा। कैसे, अभी आपको आगे समझाता हूं, वो देखिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि जब इंडिविजुअल स्लेव के साथ मास्टर कम्युनिकेशन करेगा उसको बोलेंगे यूनिकास्ट, जब सभी के साथ एक साथ करेगा उसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट। अब यूनिकास्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। यूनिकास्ट मैंने आपको बताई दिया कि यूनिकास्ट के अंदर क्या होगा, आपका एक मास्टर होगा, ठीक है, और उसके अंदर आपके अलग अलग जो डिवाइसेस हैं कनेक्ट होंगे उसके साथ। अभी जैसे आप इस नेटवर्क के अंदर देख रहे हो तो यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है इसको मैंने मास्टर या क्लाइंट बना रखा है, और ये बाकी जितने डिवाइसेस हैं ये सारे क्या हैं, स्लेव डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे हर एक स्लेव डिवाइसेस की एक आईडी होगी। मान लीजिए ये स्लेव 1 है, ठीक है, ये स्लेव 2 है, ठीक है, ये स्लेव 3 है, और ये स्लेव क्या है, 4 है। अब मास्टर क्या करेगा, अगर मास्टर को स्लेव 1 के साथ कम्युनिकेट करना है तो वो इसको एक रिक्वेस्ट भेजेगा कम्युनिकेशन के लिए, और ये स्लेव क्या करेगा, यही स्लेव इस कम्युनिकेशन की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और फिर इसको रिप्लाई कर देगा। मतलब इसने रिक्वेस्ट भेजी, इसको जो भी डाटा चाहिए था उसको प्रोसेस किया और फिर उसको इसने रिप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इसने क्या किया, सिर्फ एक स्लेव के साथ कम्युनिकेशन किया कि मेरे को ये डाटा चाहिए, बाकी के साथ नहीं किया। अब अगर इसको इससे चाहिए होगा तो ये सिर्फ इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ये उसको प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को और फिर इसको ये रिप्लाई कर देगा। तो ये जो मेथड है, जब मास्टर इंडिविजुअली कम्युनिकेट कर रहा है स्लेव के साथ, इसको क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट कम्युनिकेशन मोड बोलते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा तरीका भी है जिसके अंदर मास्टर क्या कर सकता है, सभी स्लेव के साथ बात कर सकता है। अब इसके अंदर भी क्या होगा, सेम मैंने लिया है, एक नेटवर्क बनाया, इन सभी डिवाइसेस को मोडबस के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, और ये मेरा मास्टर हो गया। अब इस केस में ब्रॉडकास्ट के अंदर क्या करेगा, जो ये मास्टर है ये सभी को एक टाइम पे मैसेज भेज देगा। क्या भेजेगा, सभी को एक टाइम पे रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को ये काम करना है या आप ये सभी काम कीजिए। वो है, वो कैसे जाएगा, वो 0 के साथ जाएगा, क्योंकि हर एक की क्या है, एक आईडी है, एक इसकी, एक है इसकी, 2 है इसकी, 3 है इसकी, 4 है, ठीक है। अब अगर 0 इसने सेंड कर दिया, इसका मतलब है कि ये सभी के पास जाना चाहिए, तो ये सभी के पास चला जाएगा। और किसी अगर एक पर्टिकुलर आईडी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो उस स्लेव एड्रेस पे पर्टिकुलर पे कम्युनिकेशन उस स्लेव आईडी के साथ करेगा, जैसे अभी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो जब ये 0 सेंड कर देगा नेटवर्क पे मास्टर, तो इसका मतलब ये सभी के साथ कम्युनिकेट कर जाएगा, और इस मैसेज को क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे, कि जितने भी स्लेव लगे हैं सभी के साथ ये रिक्वेस्ट, सभी को एक साथ ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। अब देखिए, जो मोडबस रहता है इसके अंदर जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये रिक्वेस्ट रिप्लाई मैकेनिज्म है। तो ये जो रिक्वेस्ट भेजना, ठीक है, और इस रिक्वेस्ट को मास्टर हमारा भेजता है किसके पास, सर्वर के पास। ये जो टाइम है कि मास्टर ने रिक्वेस्ट को भेजा किसके पास, सर्वर के पास, और सर्वर ने उसको प्रोसेस किया, जो भी डाटा उसको चाहिए था उसके लिए प्रोसेस किया, और फिर उसको रिप्लाई किया मास्टर को वापस फिर से, ठीक है। तो इस में जो टाइम लग रहा है, ये जो रिक्वेस्ट भेजी इसकी जो प्रोसेसिंग और ये जो फिर वापस आया, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। इसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। द रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम नीडेड बाय ए स्लेव टू रिस्पॉन्ड टू ए रिक्वेस्ट सेंट बाय द मास्टर। मतलब कि ये वो टाइम है जो स्लेव को चाहिए कि मास्टर ने जो रिक्वेस्ट भेजी है उस डाटा को प्रोसेस करके वापस मास्टर को भेजने के लिए जितना टाइम उसको चाहिए उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। तो जनरली जो मोडबस के अंदर ये वैल्यू रहती है ये 10 मिली सेकेंड रहती है। 90% ऑफ एक्सचेंज है वो विद इन 10 मिली सेकेंड हो जाता है। 10 मिली सेकेंड कितना टाइम होता है, एक सेकेंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड होते हैं हमारे। एक सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं, 1000 मिली सेकेंड होते हैं। मतलब कि आप देख लीजिए एक सेकंड के 10वें हिस्से के अंदर डाटा एक्सचेंज हो जाता है, तो काफ़ी फास्ट चलता है। जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है रिस्पॉन्स टाइम की मोडबस के अंदर वो रहती है हमारी 700 ms। वो कितनी रहती है, 700 ms हमारी हो सकती है, ठीक है। ये किस लिए आपको जानना जरूरी है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करोगे मोडबस के अंदर तो उसके अंदर जो अगर आपको रिस्पॉन्स टाइम की सेटिंग करनी है, तो अगर आपको रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं पता, अब आपको ये नहीं पता कि मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, अब आपको जो रिस्पॉन्स टाइम की सेटिंग करनी है वो 1 सेकंड करनी है मैक्सिमम। अगर आप 1 सेकंड कर दोगे तो उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी तो पूरा प्रॉपर काम करेगा। अब अगर आप 1 सेकंड से पहले ही बार बार रिक्वेस्टें भेजे जा रहे हो तो आपका सिस्टम काम करने वाला
प्रॉपर सही सिस्टम काम करने वाला नहीं है। तो रिस्पॉन्स टाइम हमारा अगर कहीं पे हमें सेट करने के लिए मिल रहा है तो उसको हमें अपने कम्युनिकेशन का जो पैरामीटर है, जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं कि कितनी देर में रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्या हमारा टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में, उसको उसके अकॉर्डिंग हमें कर देना है। अब मान लीजिए मास्टर ने इसको रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को कि मेरे को कुछ डाटा चाहिए, वो दे दे, ठीक है। अब आपने ऐसा बना रखा है कि अगर ये दोबारा डाटा नहीं देता तो मैं इसको 500 मिली सेकेंड के बाद दोबारा से एक रिक्वेस्ट भेज दूंगा, बट इसको जो डाटा प्रोसेस करने के अंदर टाइम लग रहा है वो टाइम ही 600 मिली सेकेंड लग रहा है। तो ये आपको कैसे भेज देगा? तो पहले तो आपको जो ये रिस्पॉन्स टाइम है, अगर दोबारा से इसको रिक्वेस्ट भेजनी है तो इसका जो डाटा प्रोसेसिंग का टाइम है उसके बाद अगली रिक्वेस्ट आपको भेजनी है। अब इसने वही प्रोसेस नहीं किया, उसमें लगा हुआ, आपने फिर से रिक्वेस्ट भेज दी, जो कम्युनिकेशन पूरा प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो हमें रिस्पॉन्स टाइम का ध्यान रखना होता है कि जो भी हम कम्युनिकेट जब हम कर रहे हैं, अगर रिस्पॉन्स टाइम कहीं पे है तो हमें उसको देख के ही अपनी सेटिंग करनी होती है। अब देखिए इनिशियली थोड़ा सा बात कर लेते हैं मोडबस के बारे में। मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया कि मोडबस क्या है जी। एक मास्टर स्लेव सिस्टम होता है, इसके अंदर मास्टर रहते हैं, स्लेव की एक आईडी रहती है, मास्टर रिक्वेस्ट जनरेट करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये काम करता कैसे है, ठीक है। जो सबसे पहले देखिए जो मोडबस बनाया गया था वो जो RS-232 है उसी के ऊपर बनाया गया था। मतलब क्या होता था, सिर्फ एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता था, दो ही डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते थे। बाद में इसके अंदर RS-485 को भी जोड़ दिया गया, RS-485 के ऊपर भी मोडबस को इंप्लीमेंट कर दिया गया, जिससे क्या होगा, इसकी फास्टर स्पीड होगी और जो मास्टर स्लेव का कंसेप्ट इसके अंदर आ गया। अब इसके अंदर हम एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते थे, क्योंकि RS-485 आपको पता होगा एक मल्टी नोड सिस्टम है, तो इसमें फिर मास्टर और स्लेव वाला कंसेप्ट आ गया। तो सबसे पहले जो मोडबस बना था उसमें जो कम्युनिकेशन यूज़ किया गया था फिजिकली वो कौन सी था, RS-232 था। बाद में RS-485 को ऐड किया, जिससे कि इसकी स्पीड बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया नेटवर्क का, और मल्टी नेटवर्क सिस्टम बन गया, ठीक है। अब ये क्या है, मास्टर स्लैब का कंसेप्ट इसके अंदर आ गया जब RS-485 आया, ठीक है। मास्टर बेसिकली हमारा क्या होता है, बेसिकली जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो कोई PLC हम PLC को मास्टर रखते हैं, ठीक है। अगर DCS वगैरह लगा रहे हैं तो DCS को, और या SCADA वगैरह लगा रहे हैं तो उसको हम अपना मास्टर बनाते हैं, ठीक है। तो मास्टर बेसिकली क्या होगा, मास्टर वो डिवाइस होगा जो पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करेगा, जिससे सारे की सारी कंट्रोलिंग, सारी की सारी प्रोग्रामिंग जहाँ पे हो रखी होगी। तो मास्टर कितने हो सकते हैं मास्टर मोडबस नेटवर्क के अंदर? एक मास्टर हमारा हो सकता है। और अब जो स्लेव हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, वो अप टू 247 स्लेव हम कनेक्ट कर सकते हैं मोडबस के अंदर। तो हमारा कितना हो सकता है सर्वर उसमें नेटवर्क के अंदर, हमारा एक मास्टर होगा और स्लेव कितने होंगे, 247 स्लेव होंगे। और उनकी आईडी कहाँ से कहाँ सेट कर सकते हैं, 1 से 247 सेट कर सकते हैं। 0 से नहीं स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब मास्टर 0 एड्रेस सेंड कर देगा तो वो सभी के साथ कम्युनिकेट कर जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगी, जो रिक्वेस्ट है वो सभी स्लेव के पास चली जाएगी। तो मोडबस के अंदर हमारे कितने डिवाइसेस होते हैं, मैक्सिमम 247 डिवाइसेस हमारे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो हमारा मास्टर रहेगा वो एक मास्टर रहेगा। सबसे पहले किस पे बनाया गया था, RS-232 पे बनाया गया था, बाद में RS-485 को भी इसके अंदर ले आए, जिससे कि इसकी स्पीड बढ़ गई और ये मल्टी नोड सिस्टम हमारा एक बन गया। अब टाइप्स ऑफ मोडबस देख लेते हैं क्या होता है। देखिए मोडबस जो बेसिकली होते हैं वो 3 टाइप के मोडबस होते हैं। एक तो मोडबस ASCII, ठीक है, दूसरा मोडबस RTU, और तीसरा होता है मोडबस TCP। एक मोडबस प्लस भी होता है, ठीक है, बट जनरली यही सारे यूज किए जाते हैं, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोडबस ASCII, मोडबस RTU और मोडबस TCP, ये मोडबस के 3 टाइप हैं, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए सिर्फ ASCII RTU के अंदर इतना सा डिफरेंस है कि जो हमारे डेटा का मैसेज है, जो फॉर्मेट है, जो डेटा हम सेंड करेंगे उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो उसके जो कोडिंग का तरीका है वो डिफरेंट है। क्या है, सिर्फ जो कोडिड करेंगे मैसेज को जब नेटवर्क पे भेजेंगे तो उससे पहले वो मैसेज क्या होंगे, कोडिड होंगे, वो एक, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कोडेड किया जाएगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। बाकी ये सेम तरीके से काम करेंगे, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। मोडबस ASCII भी वैसे ही काम करता है, RTU भी वैसे ही काम करता है, TCP भी वैसे काम करता है, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ जो मैसेज, जो डेटा है, जो डेटा ट्रांसफर होगा, उस डेटा को जो कोड किया जाएगा, उस डेटा को, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने से पहले जो कोडेड इन्फॉर्मेशन बनेगी, वो जो कोड करने का तरीका है वो अलग होगा। ये लिखा हुआ है, ऑल मोडबस मैसेज आर सेंट इन द सेम फॉर्मेट।
कि जो मैसेज है वो सभी सेम फॉर्मेट के अंदर जाएंगे। द ओनली डिफरेंस अमंग द 3 मोडबस टाइप इज नाउ द मैसेज आर कोडेड, मतलब कि जो मैसेज को कोडेड करना है वो उस कोडेड करने का जो तरीका है वो अलग रहेगा। डेटा की फॉर्मेट सेम रहेगी, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ जो मैसेज ट्रांसफर होंगे उनका जो कोड करने का तरीका है वो अलग रहेगा। वो कैसे, वो भी आपको समझाता हूँ, आगे समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये समझो कि मोडबस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ASCII, RTU, TCP। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जब मैसेज ट्रांसफर करते हैं जो कोडेड करने का तरीका रहता है, फॉर्मेट रहता है, वो तीनों में अलग रहता है। अब क्या रहता है वो हम बताते हैं आपको। मोडबस ASCII, मोडबस ASCII के अंदर देखिए क्या होता है, जितने भी मैसेज हैं वो सारे के सारे किस में कोडेड किए जाते हैं, हेक्साडेसिमल में कोड किए जाते हैं यूजिंग द 4 बिट ASCII करैक्टर। ठीक है, ये बात हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये मेरे पास एक डिवाइस है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे ट्रांसमीटर है, ठीक है जी, ये रिसीवर है और ये क्या करेगा, डाटा को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा। अब ये जो डाटा है इस केबल के थ्रू इस डिवाइस से यहाँ पे जाएगा। अब ये डाटा कैसे जाएगा, ये जो ट्रांसमिट है इस डाटा को कैसे भेजेगा, ये इसको एक कोड के फॉर्म में भेजेगा, एक कोडेड करेगा इसको फॉर्म, कैसे कर सकता है, ASCII करैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो डाटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, इसको जिस फॉर्म में ये ट्रांसफर करेगा वो जो ट्रांसफर करने का तरीका है वो अलग अलग होगा मोडबस ASCII में और मोडबस RTU में, यहाँ पे जो कोडेड होगा। इन मोडबस ASCII ऑल मैसेज आर कोडेड इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है, एक टाइप होता है, अगले वीडियो के अंदर मैं समझा दूंगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाएगा कि हेक्साडेसिमल डेसिमल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, अभी सिर्फ समझो। इससे अगला जो पार्ट है वो मैं डेटा टाइप के ऊपर ही बनाऊंगा कि यहाँ पे जो कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल होगा, ऑल मैसेज कैसे होंगे, हेक्साडेसिमल होंगे। ये थोड़ा सा बता देता हूँ, हेक्साडेसिमल डेसिमल ये क्या होता है, बेसिकली नंबर सिस्टम रहते हैं कि जब हम डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं तो ये नंबर सिस्टम रहते हैं। अगर नंबर सिस्टम के बारे में नहीं आइडिया तो वो एक अलग टॉपिक है, उसको मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा। अभी सिर्फ ये समझो कि इसमें जो मैसेज है वो कैसे कोड होंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कोड होंगे और क्या होगा, यूजिंग 4 बिट ASCII करैक्टर। कितने बिट का करैक्टर होगा, 4 बिट का ASCII करैक्टर होगा। ठीक है, ये ASCII वगैरह क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा उसी के अंदर। अभी सिर्फ ये समझो कि होता क्या है। अब इसमें क्या होगा, फॉर एवरी बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन 2 कम्युनिकेशन बाइट आर नीडेड। मोडबस ASCII के अंदर क्या होता है कि जो एक बाइट है मेरे को कम्युनिकेट करना है, मान लीजिए एक बाइट क्या होता है, इसके अंदर 8 बिट होती हैं। मेमोरी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं बिट। ठीक है, बिट क्या होता है, 1 या 0। हमारा डाटा भी हमेशा 1-0 की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, कैसे वो भी आगे बताऊंगा अभी आपको। तो जब ये 8 बिट जुड़ जाती हैं, मतलब ये 8 1 0 1 1 1 1 इस तरीके से 8 जुड़ गई, तो ये 8 जब जुड़ जाएंगी तो इसको क्या बोलेंगे, बाइट बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे, बाइट बोल देंगे। फॉर एवरी बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन 2 कम्युनिकेशन बाइट आर नीडेड, डिवाइस एज मैनी दे आर मोडबस RTU एंड मोडबस TCP। मतलब कि क्या होता है इसके अंदर, एक जो बाइट है आपको ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए आपको 1 बाइट की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, 1 बाइट की आपको जरूरत पड़ेगी और 2 कम्युनिकेशन बाइट आपको चाहिए। आपको इसके में क्या चाहिए, 2 कम्युनिकेशन बाइट चाहिए। एक कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन भेजनी है उसको सेंड करने के लिए आपको 2 कम्युनिकेशन बाइट की जरूरत ASCII के अंदर पड़ती है। इसके अंदर क्या होता है, अगर मेरे को 1 बाइट इंफॉर्मेशन भेजनी है, उस बाइट इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए 1 बाइट इंफॉर्मेशन को 2 बाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं आपको। अब जब इसको 1 बाइट डाटा सेंड करना है और 1 बाइट डाटा सेंड करने के लिए इसको 2 बाइट की जरूरत पड़ रही है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये स्लोवर हो जाता है मोडबस RTU और मोडबस TCP के मुकाबले। यहां पे कंफ्यूज मत होना, यहां पे सिर्फ मैं इतना सा बताना चाह रहा हूं कि अगर इसको 8 बिट डाटा ट्रांसमिट करना है मोडबस ASCII के अंदर, अगर किसी डिवाइस को 8 बिट डाटा ट्रांसफर करना है तो इसको 8 बिट डाटा ट्रांसमिट करने के लिए 16 बिट की जरूरत पड़ेगी, तब ये 8 बिट भेज पाएगा। 8 बिट भेजने के लिए इसको कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, 16 बिट की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये 4 बिट ASCII करैक्टर के अंदर डाटा भेजता है। अगर इसको 1 बिट का करैक्टर भेजना है, ये बाइट भेजनी है, तो इसमें 4-4 बिट के फिर हमारे 4 करैक्टर बनेंगे और उसके बाद ये डाटा सेंड कर पाएगा। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये स्लोवर हो जाता है। ठीक है अब
ये स्लो हो जाता है, इसलिए इसको बेसिकली जो मॉडम वगैरह है, सेलफोन वगैरह है, नोजी कनेक्शन वगैरह जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे बेसिकली नॉइज़ वगैरह ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम ASCII को यूज़ करते हैं। अब RTU के अंदर क्या होता है, मोडबस RTU का जो डाटा है वो बाइनरी के अंदर कोडेड रहता है। मोडबस ASCII का किसके अंदर होता था, मोडबस ASCII के अंदर कोडेड था ASCII के अंदर, ठीक है। और मोडबस RTU में किसके अंदर डाटा कोडेड होता है, बाइनरी के अंदर, मतलब ओनली 1010। उसमें क्या था, ASCII की 4 बिट के अंदर डाटा कोडेड होता था। यहाँ पे किसके अंदर डाटा कोडेड हो रहा है, बाइनरी के अंदर डाटा कोडेड हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है, अगर 1 बाइट इंफॉर्मेशन भेजनी है तो हमें कितने की जरूरत है, 1 ही बाइट की जरूरत है, सिर्फ 1 बाइट इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। और ASCII में क्या था, 1 बाइट इंफॉर्मेशन भेजने के लिए 2 बाइट की जरूरत पड़ रही थी, इस वजह से वो स्लोवर हो जा रहा था। यहाँ पे क्या है, 1 बाइट डाटा भेजना है तो 1 ही बाइट की जरूरत है, क्योंकि डाटा किसके अंदर स्टोर होता है, 1010 बिट की फॉर्म में स्टोर होता है। ASCII के अंदर 4 बिट करैक्टर के अंदर डाटा स्टोर होता है, इसलिए वहां पे 2 बाइट की जरूरत पड़ती है 1 बाइट डाटा भेजने के लिए। और यहां पे 10 की फॉर्म में स्टोर होता है, इसलिए आपको 1 बाइट डाटा भेजने के लिए 1 ही बाइट की जरूरत पड़ती है। ये अगर समझ में नहीं आया यहां पे बिट बाइट वाला कंसेप्ट, तो अगला जो वीडियो आएगा उसको देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ ये चीज याद रखो। देखो भाई, समझ में आ रहा है कोई चीज या नहीं आ रही है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको चीज समझ में नहीं आएगी, ऊपर से निकल जाएगी। अब अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर भी चीज तो समझ नहीं है ना, काम तो करना है, तो उसको याद रख लो, उसको रिमेंबर कर लो अभी कि हाँ यार इसका ये मतलब होता है, बाद में उसमें सर्च करके उसको और कर लेंगे। अभी सिर्फ इस काम को करने के लिए इस चीज को याद कर लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है देखिए, इसमें जो नेटवर्क रहता है आइडियल यूज रहता है RS-232 RS-485 का यूज करते हैं, ठीक है। जो स्पीड रहती है RTU के अंदर वो बेसिकली 1200 से लेके 115 किलोबाइट तक हमारी पहुंच जाती है, इसके अंदर हम स्पीड सेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑलमोस्ट कॉमन स्पीड रहती है RTU के अंदर कम्युनिकेशन की, वो 99600 से लेके 192000 तक बोर्ड रेट हमारा रहता है। ये क्या है अभी आगे और समझा दूंगा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। मोडबस जो RTU है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मोडबस ASCII कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया उसकी स्पीड स्लो होती है। स्पीड स्लो क्यों होती है, जो डेटा है वो 4 बिट ASCII करैक्टर के अंदर कोडेड होता है, 1 बार डाटा सेंड करने के लिए 2 बाइट की जरूरत पड़ती है। बट मोडबस RTU के अंदर क्या रहता है, डाटा बाइनरी फॉर्म में, बिट की फॉर्म में स्टोर रहता है, कोडेड होता है, तो 1 बाइट डाटा ट्रांसफर करने के लिए 1 ही बाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए फास्टर रहता है, ओके। और इसलिए इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब मोडबस TCP क्या है, मोडबस TCP है जिसके अंदर हम ईथरनेट का इस्तेमाल करते हैं मोडबस के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक IP एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, स्लेव को क्या दिया जाता है, एक IP एड्रेस दिया जाता है, और उस IP एड्रेस के थ्रू मास्टर जो है वो स्लेव से कम्युनिकेट करता है। बट मोडबस ASCII और मोडबस RTU के अंदर क्या रहता है, एक स्लेव ID दी जाती है। स्लेव ID कैसी रहती है, 1 से लेके 247 तक रहती है। यहाँ पे क्या दिया जाएगा, हर एक स्लेव को एक IP एड्रेस दिया जाएगा, जिसके थ्रू जो मास्टर है वो स्लेव के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। मोडबस TCP के जो पैकेट होते हैं, जो मोडबस TCP के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है, जो डेटा के पैकेट होते हैं वो किसके रहते हैं, वो सेम रहते हैं एज TCP/IP। जो TCP/IP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं इंटरनेट के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, उसमें जो हमारे डेटा पैकेट रहते हैं वो सेम हमारे मोडबस TCP के अंदर भी हमारे डेटा पैकेट रहते हैं। इस वजह से आप किसी भी मोडबस TCP डिवाइस को आसानी से जो TCP/IP सपोर्ट करता है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कोई आपसे कह रहा है कि TCP/IP है और आप कह रहे हो कि यार मेरा तो मोडबस TCP है, आपका आपस में कम्युनिकेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मोडबस TCP के अंदर जो डेटा पैकेट है उसका सेम स्ट्रक्चर है जैसा हमारा मोडबस सिंपल TCP/IP के अंदर हमारा रहता है। तो मोडबस TCP के अंदर क्या रहता है, मास्टर कैसे कम्युनिकेट करता है स्लेव के साथ, एक IP एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करता है, हर एक स्लेव के पास एक IP एड्रेस रहता है। और मोडबस TCP के अंदर जो डेटा पैकेट रहते हैं वो सेम रहते हैं जैसे कि हमारे इथरनेट TCP/IP का जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो डेटा हमारे पैकेट हमारे रहते हैं। तो ये थे 3 टाइप के प्रोटोकॉल मोडबस के, मोडबस ASCII, मोडबस RTU और मोडबस TCP। डिफरेंस क्या है, सिर्फ जो डेटा कोडेड होता है, जो डेटा को कोड करते हैं ट्रांसमिट करने से पहले, उस डेटा को कोडिंग का तरीका अलग है, ठीक है। इस वजह से 3 अलग अलग मेथड हैं। अब इसके अंदर जो कमांड जाएगी, देखिए मैंने आपको बताया कि आपने एक PLC को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। एक PLC लिया मैंने और इसको मैंने इस PLC को जोड़ दिया मैंने एक HMI के साथ, ठीक है।
कैसे? मोड बस के थ्रू। मैंने मोड बस के थ्रू इस पीएलसी और एचएमआई का कम्युनिकेशन करवा दिया। अब जो इस पीएलसी से एचएमआई को कमांड जाएगी, ये पीएलसी कुछ डेटा लेगा इस एचएमआई को, या एचएमआई से डेटा आप कुछ सेट करोगे इस पीएलसी के अंदर, कोई एचएमआई से मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, ठीक है, वो इस पीएलसी में कैसे आएंगी, और इस पीएलसी जो डेटा है वो अगर एचएमआई पे आपको डिस्प्ले कराना है वो इस एचएमआई पे कैसे आएगा? ये कैसे जाएगा? कमांड्स के थ्रू जाएगा। पीएलसी से एचएमआई पे कमांड जाएगी, एचएमआई से पीएलसी पे कमांड जाएगी। अब ये जो कमांड है इसका फॉर्मेट कैसा होगा उसके बारे में बात हो रही है कि जो ये आपस में डिवाइस कम्युनिकेट करेंगे, इनके अंदर जो कमांड होंगी वो कमांड कैसे जाएंगी? देखिए, जो डिवाइसेस कम्युनिकेट होंगे वो दो तरीके से होंगे। एक तो डिजिटल आपके कुछ इनपुट आउटपुट होंगे जो आपको कम्युनिकेशन करना होगा, दूसरे आपके क्या होंगे? एनालॉग होंगे। डिजिटल का मतलब क्या होगा? डिस्क्रीट, मतलब सिर्फ ऑन या ऑफ की कंडीशन होगी, ठीक है। दूसरे होंगे आपके एनालॉग, मतलब कि कुछ एनालॉग क्वांटिटी होगी, वोल्टेज या करंट की फॉर्म में होगी। तो ये कैसे होगा? ये जो फॉर्मेट है इनका आपस में ट्रांसमिट करने का, ये कैसे होगा डिजिटल और एनालॉग का, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो डिजिटल है, जो डिजिटल आउटपुट है उसके लिए एक अलग फॉर्मेट होगा, डिजिटल जो इनपुट है उसके लिए एक अलग होगा, जो एनालॉग इनपुट है उसके लिए अलग होगा, और जो एनालॉग आउटपुट है उसके लिए एक अलग फॉर्मेट होगा, एक अलग सिस्टम होगा कमांड देने का, आपस में कम्युनिकेट कराने का, ठीक है। अब वो कैसे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको डिजिटल इनपुट और आउटपुट बता देता हूँ कि क्या होते हैं। देखिए, डिजिटल इनपुट वो होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, या तो वो ऑन होते हैं या वो ऑफ होते हैं। डिजिटल इनपुट क्या होते हैं? या तो ऑन या फिर ऑफ, ठीक है। ऐसे ही डिजिटल आउटपुट होते हैं, उन वो भी क्या होते हैं? या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपका कोई एलईडी हो गया, अब ये एलईडी या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। आपकी कोई रिले होगी, रिले आपकी क्या होगी? या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। इनपुट में आप देखोगे इमरजेंसी स्विच हो गया, लिमिट स्विच हो गया, आपका पुश बटन हो गया, सेलेक्टर स्विच हो गया, ये सारे क्या है? ये ऑन या ऑफ, दो ही कंडीशन होती है। इनसे या तो 24 वोल्ट आपकी आती है या नहीं आती है, या तो ये 0 वोल्ट दे रहे होते हैं जब बंद होते हैं, जब ये ऑन हो जाते हैं, या फिर ये 24 वोल्ट दे रहे होते हैं, बीच की कोई कंडीशन नहीं होती। तो इन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइसेस बोलते हैं। अब दूसरे होते हैं एनालॉग टाइप के। एनालॉग क्या होते हैं? इनके अंदर जो क्वांटिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। जैसे वोल्टेज है आपका, ठीक है, आपको किसी वोल्टेज को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो ये सारे क्या है? एनालॉग टाइप की हमारी क्वांटिटी होती है। जैसे आरटीडी, थर्मोकपल हो गया, एक्सेलोमीटर हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए? क्या हो गए? एनालॉग हो गए। एनालॉग कैसे हो गए? अब देखिए, इसके अंदर अभी मान लीजिए टेम्परेचर है, यहाँ पे ये टेम्परेचर की वैल्यू दिखाई दे रही है, तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर ऐसा तो नहीं होता ना कि या तो 0 होता है टेम्परेचर या फिर 24 होता है, जैसे डिजिटल के केस में होता था, या तो 0 होती है या 24 होती है वोल्टेज। टेम्परेचर के केस में ऐसा तो नहीं होता ना कि या तो 0 होता है 24 होता है। मान लीजिए मेरे को किसी चीज़ को हीट भी करना है तो वो धीरे धीरे हीट होगा, अगर ठंडा भी करना है तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। मान लीजिए अभी 1 सेकंड पे 22 डिग्री है, तो इसको हो सकता है कि 25 डिग्री पहुंचने के अंदर 15 सेकंड लग जाए। तो ये क्या हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, मतलब हर एक टाइम पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। डिजिटल के अंदर क्या था? या तो आपको 0 मिलता है या सिर्फ 24 मिलता है। और एनालॉग में क्या होता है? हर एक टाइम पे एक पर्टिकुलर वैल्यू रहती है और ये वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती रहती है। इस तरीके से एनालॉग सिग्नल रहते हैं। जो आरटीडी, थर्मोकपल हो गए या प्रेशर स्विच हो गए एनालॉग टाइप के, ठीक है, एलवीडीटी हो गए, वो सारे क्या देते हैं हमें? लोड सेल वगैरह हो गए, एनालॉग वैल्यू देते हैं, उनसे एनालॉग आउटपुट मिलती है, ठीक है। तो ये होता है एनालॉग का एग्जाम्पल। तो मोडबस के अंदर क्या होता है? अब देखिए, दो चीज आ गई आपके पास, डिजिटल और एनालॉग। ये जो डिजिटल और एनालॉग है, इनके अलग अलग तरीके रहते हैं, इनकी अलग अलग कमांड रहती है कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब जो डिजिटल है, जो डिस्क्रीट है, सिर्फ ऑन या ऑफ होता है, इसके लिए जो रजिस्टर रहते हैं वो रहते हैं 1 से 9000 ये 99, ठीक है, 9999 तक। मतलब ये क्या है? ये जो कमांड जाएगी उस कमांड का स्पेसिफिक एक एड्रेस है कि डिजिटल इनपुट की जो कमांड जाएगी मोडबस के अंदर वो आपकी 1 से लेके 9999 तक के बीच में जाएगी। अब डिजिटल इनपुट क्या होंगे आपके? लिमिट स्विच, पुश बटन, मैं आपको अभी बता के हटाऊं। डिजिटल आउटपुट के लिए जो रजिस्टर होंगे, जो कमांड होगी वो कैसे होगी? 10,001 से और ये 19,999 के बीच के अंदर इसके जो एड्रेस होंगे वो डिजिटल आउटपुट के एड्रेस होंगे, ठीक है। डिजिटल आउटपुट आपके एलईडी, रिले वगैरह ये सारे डिजिटल आउटपुट हो गए। एनालॉग इनपुट के लिए क्या होगा? 30,001 से और ये 39,999 तक ये होगा। एनालॉग क्या मैं आपको बता चुका हूँ, आरटीडी, थर्मोकपल, ये सारी चीजें आपकी एनालॉग के अंदर आती हैं। और एनालॉग जो आउटपुट होगा वो होगा ये एड्रेस, ठीक है, 40,001 से
49,999 के बीच में होगा। ये क्या है, ये कमांड का फॉर्मेट है कि जब पीएलसी को अगर एचएमआई को डिजिटल कोई ऑन ऑफ की कमांड देनी है, डिजिटल इनपुट की कमांड देनी है, तो उसके लिए एड्रेस किसके बीच में होगा, 1 से 9,999 के बीच में होगा। जब डिजिटल आउटपुट के लिए देगा तो 10,001 से 19,999 के बीच में होगा। जब एनालॉग इनपुट के लिए कुछ होगा कम्युनिकेशन तो ये 30,000 से होगा, और जब एनालॉग आउटपुट के लिए होगा तो 40,000 से होगा। ये क्या कर दिया, डिजिटल एनालॉग को अलग अलग आइडेंटिफाई कर दिए एड्रेस उनके, ठीक है। अब ये मैं आपको बता ही चुका हूँ सारा कुछ, ये एक टेबल की फॉर्म में आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारा कुछ आप यहाँ से रह सकते हो। डिजिटल आउटपुट कॉइल होगी यहाँ से, ये इनपुट के लिए कॉन्टैक्ट होंगे, ये एनालॉग के लिए होंगे और ये भी एनालॉग के लिए होंगे। ये कैसे क्या है याद रखो, अभी जब प्रैक्टिकल आगे करूंगा ना तो ये सारी चीज़ वहाँ पे आएगी, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि मोडबस के अंदर जो कमांड जाती है डिजिटल एनालॉग का, जब कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका फॉर्मेट कैसे कैसे रहता है हमारा, कैसे उसके नंबर रहते हैं कॉइल और रजिस्टर के। अब देखिए मोडबस जो है वो काम कैसे करेगा, सिंपल सा मेथड है, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। मोडबस क्या करेगा, ट्रांसमीटर से डाटा को ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर पे जाएगा एक कम्युनिकेशन केबल के थ्रू। बट फिजिकली क्या होगा, यहां पे मैं फिजिकली बता रहा हूं कि जो ट्रांसमिट होगा वो जो डाटा है वो वोल्टेज की फॉर्म में रिसीवर तक पहुंचाएगा। ट्रांसमिट क्या करेगा, वोल्टेज की फॉर्म में डाटा ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचाएगा एक वायर के थ्रू। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर डाटा कैसे 1010 की फॉर्म में सेंड होता है, जो डाटा कोडेड होता है। अब जो डाटा कोडिंग की बात चल रही थी मोडबस आरटी और मोडबस आस्की वाली, अब देखिए जब इसको 1 सेंड करना है, क्या सेंड करना है, 1 सेंड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का लेवल -5 होगा। मतलब जब ट्रांसमीटर को 1 सेंड करना होगा रिसीवर पे तो वो -5 वोल्ट कर देगा, ठीक है। और जब उसको 0 सेंड करना होगा तो वो कितना कर देगा, 5 वोल्ट कर देगा। और RX और TX के लिए लाइन होगी, एक जिस लाइन से वो सेंड करेगा उसको TX वाली लाइन बोलेंगे, और जिस लाइन से वो स्लेव से रिसीव करेगा उसको RX वाली लाइन बोलेंगे। तो इस तरीके से 2 वायर के थ्रू कनेक्ट होगा। जब ट्रांसमीटर को 1 सेंड करना होगा तो वो रिसीवर के पास कितना भेज देगा, -5 वोल्ट भेज देगा। जब 0 सेंड करना होगा तो कितना भेज देगा, +5 वोल्ट भेज देगा। तो इस तरीके से ये फिजिकली जो कम्युनिकेशन होगा वो वोल्टेज की फॉर्म में होगा। जो बिट जाएंगी वो वोल्टेज की फॉर्म में जाएंगी ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास। जो 1010 मैं आपको बता रहा था डाटा ट्रांसफर होगा, और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, ठीक है। और ये 1010 1 सेकंड में ये जितने 10 सेंड होंगे उनको बोलेंगे बॉड रेट, बिट पर सेकंड। वो उसकी क्या होगी, ट्रांसमिशन की स्पीड होगी। तो इस तरीके से फिजिकली आपस में जुड़ेगा, वोल्टेज की फॉर्म में एक्चुअल में जो डाटा है वो ट्रांसफर होगा। अब जब ये डाटा ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसमीटर से रिसीवर की फॉर्म में, मैंने आपको बता भी दिया कि वो जो कॉइल वाला डाटा है उस कॉइल में जाएगा। डिजिटल के लिए अलग कॉइल होगी, एनालॉग के लिए अलग कॉइल होगी, अलग रजिस्टर होगा, एक लोकेशन होगी, ठीक है। अब ये उसके अंदर स्टोर कैसे होगा, जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर जो स्टोर होगा डाटा, जो डाटा ट्रांसफर होगा, वो ये 4 चीजें उस डाटा के अंदर होंगी। सबसे पहले तो क्या होगा, स्लेव एड्रेस होगा, ठीक है। स्लेव एड्रेस के अंदर ये चीज होगी कि जो मास्टर है वो किस स्लेव को डेटा भेजना चाहता है। मास्टर जो है वो किस स्लेव को डेटा भेजना चाहता है, 1 नंबर को, 2 नंबर को, 3 नंबर को। ये जो मास्टर है जिस भी स्लेव को भेजना चाहता है तो यहाँ पे क्या होगी, स्लेव आईडी होगी। और स्लेव आईडी क्या होगी, 1 से 247 के बीच में आपके कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकती है आपकी, किसी को भी जा सकता है। अगला होगा फंक्शन कोड, कि मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो रीड करनी है, ठीक है। मास्टर को जो स्लेव है उसके अंदर कुछ डाटा को रीड करना है या वहां से डाटा को राइट करना है, ठीक है। जो भी करना है वो किसके अंदर डिसाइड होगा, फंक्शन कोड के अंदर होगा, कि मास्टर को डाटा रीड करना है या मास्टर को डाटा राइट करना है। अगला जो होगा वो आपका डाटा होगा, कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी यहां होगी। और लास्ट जो होगा आपका एरर चेकिंग मेथड होगा, CRC एरर चेक होगा, जहां पे ये चेक किया जाएगा कि कम्युनिकेशन के दौरान कुछ एरर तो नहीं आया। अगर कुछ एरर आएगा तो हमें एरर शो हो जाएगा, और अगर कोई एरर नहीं आया, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो जाएगा, तो कोई एरर नहीं आएगा और कम्युनिकेशन आपका इजीली हो जाएगा, डाटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये है वो मैसेज कि जो मोडबस का मास्टर डिवाइस है वो कैसे उस मैसेज को भेजेगा स्लेव तक, और उस स्लेव के अंदर जो मैसेज जाएगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसको अलग अलग देख लेते हैं, एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्लेव या सर्वर आईडी क्या होगी, ये वो आईडी होगी जिसके अंदर ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि मास्टर किस स्लेव के साथ, किस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है। ये 1 से 247 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला जो है फंक्शन कोड, फंक्शन कोड ये बताएगा कि मास्टर टास्क क्या करना चाहता है, वो डाटा को स्लेव के अंदर राइट करना चाहता है या स्लेव से डाटा को रीड करना चाहता है, वो इस फंक्शन कोड के अंदर डिफाइन होगा। जो भी काम उस कमांड के अंदर करना है वो कौन बताएगा, फंक्शन कोड बताएगा। अगला होगा आपका
डाटा। अब ये फंक्शन कोड भी देख लीजिए, इस फंक्शन कोड का देखिए क्या मतलब है। जैसे फंक्शन कोड 1 है एक्स के अंदर, तो इसका मतलब है कि डाटा को रीड करना। फंक्शन कोड 5 है, इसका मतलब है राइट सिग्नल। फंक्शन कोड 15 राइट मल्टीपल, 2 नंबर का मतलब है रीड। तो इस तरीके से अलग अलग फंक्शन कोड है, जो भी आपको काम करना है उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन कोड होगा, और उस फंक्शन कोड के हिसाब से जो मास्टर है वो अपना टास्क जो है परफॉर्म करेगा। अगला है डाटा। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप स्लेव को दोगे या स्लेव से लोगे, यहां पे वो इंफॉर्मेशन आपकी रहेगी। लास्ट आपका CRC चेक मेथड। ये क्या है? बेसिकली एक एरर चेक मेथड है। ये कैसे होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं कि जब आप इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाओगे तो बेसिकली पूछ लिया जाता है कि कैसे एरर चेक होता है, मोडबस क्या होता है, और जब कभी भी काम करते हैं तो कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है तो उस टाइम पे भी ये सारी चीजें हमें हेल्प करती है काफी ट्रबल शूटिंग के अंदर भी। तो CRC क्या होता है? बेसिकली एक फुल फॉर्म है इसकी साइक्लिक रेडोनेंसी चेक। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एरर को चेक करते हैं कि कम्युनिकेशन के दौरान कोई एरर तो नहीं आया। इसमें क्या होता है कि एक कोड ट्रांसमीटर जो है वो रिसीवर को भेजता है, और रिसीवर के पास पहले से एक कोड रहता है, तो अगर ये दोनों कोड सेम है तो इसका मतलब ओके कम्युनिकेशन है, और अगर इस कोड के अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं तो इसका मतलब कुछ एरर यहाँ पे आया है, और वो हमें एरर जो है वो रिजल्ट के अंदर मिल जाता है। तो इस तरीके से जो CRC चेक मेथड है वो बेसिकली एरर डिटेक्शन के लिए काम आता है कि कम्युनिकेशन के दौरान कोई एरर तो नहीं आया। अब मोडबस को देखते हैं। सारा कुछ मैंने आपको मोडबस के बारे में बता दिया कि मोडबस क्या होता है। एक इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। काम कैसे करता है? मास्टर स्लैब पे काम करता है, ठीक है। डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए अलग अलग एड्रेस रहते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। जो एरर का जो डेटा है जो वो कैसे ट्रांसफर होता है, पहले स्लेव आईडी रहती है, फिर फंक्शन कोड रहता है, फिर इंफॉर्मेशन रहती है, फिर एरर चेकिंग रहता है। और जो फिजिकली ये काम होता है वो कैसे होता है? वोल्टेज की फॉर्म में होता है। जब -5 जाता है तो 1 ट्रांसफर होता है, जब +5 जाता है तो 0 बिट हमारी ट्रांसफर होती है। तो अब ये इंडस्ट्री के अंदर कैसे करता है? बेसिकली एक डिवाइस हमारा मास्टर बन जाता है, बाकी हमारे डिवाइसेस रहते हैं स्लेव। मास्टर क्या करता है? रिक्वेस्ट जनरेट करता है, और स्लेव क्या करता है? फिर उसको रिस्पॉन्स करता है। अब मास्टर आपके बेसिकली क्या रहते हैं? PLC वगैरह हमारे बेसिकली मास्टर रहते हैं, ठीक है। इनको PLC को बाकी जो दूसरे डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और जो डाटा है हमारा वो मास्टर से जो स्लेव है उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है, जो मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं। अब ये फिजिकली कैसे होता है? देखिए मैंने आपको बताया कि ये सारा कुछ क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में सारी थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूं कि मोडबस के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे ये बना था, सबसे पहले क्या बना था, ठीक है। अब इसको एक्चुअल में 2 डिवाइसेस को जोड़ने के बारे में बात करेंगे। ये होता था थ्योरेटिकल पार्ट कि जब मेरे को 2 डिवाइसेस को एक्चुअल में आपस में कनेक्ट करना है तो हम कैसे उनको कनेक्ट करेंगे, क्या क्या सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। अब देखिए आपने मोस्टली ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया होगा अपने डिवाइसेस के अंदर। ब्लूटूथ क्या है? बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर डाटा भेजने के लिए किया जाता है। मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है और मेरे को इस दूसरे कंप्यूटर में डाटा भेजना है, तो इसमें भी ब्लूटूथ है, इसमें भी ब्लूटूथ है, तो मैं इजीली अपने डाटा का ट्रांसफर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कर सकता हूं। अब यहाँ पे ये चीज़ मायने नहीं रखती कि ये कंप्यूटर HP का है और ये कंप्यूटर डेल का है, नहीं जी। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। ब्लूटूथ जहाँ पे भी आ गया वो मैन्युफैक्चरर का कोई रोल नहीं रहेगा, वहाँ पे वो डिवाइसेस आपस में ईजिली कम्युनिकेट कर जाएंगे। ऐसे ही मैं अगर लैपटॉप से किसी मोबाइल में करना चाहता हूँ तो मेरे दोनों में ब्लूटूथ ओपन करूंगा और लैपटॉप और मोबाइल को जोड़ सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मोबाइल से किसी म्यूजिक सिस्टम के साथ आजकल ब्लूटूथ आते हैं, या आजकल हमारी गाड़ियों के अंदर भी ब्लूटूथ रहता है, उनके साथ मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं, तो सिंपल सा तरीका है, एक प्रोसेस होता है। क्या करो? ब्लूटूथ को ओपन कर लो। क्या कर लो? सबसे पहले ब्लूटूथ को ओपन करो। ये मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं कि ब्लूटूथ से जब हम डाटा ट्रांसफर करते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू तो हमें कुछ सेटिंग करनी होती है। वो सेटिंग ब्लूटूथ का एक एग्जांपल लिया है मैंने। जैसे ब्लूटूथ के अंदर कैसे करते हैं? सबसे पहले ब्लूटूथ को ओपन करते हैं, उसके बाद डिस्कवर करते हैं जिस भी डिवाइस में डाटा सेंड करना होता है, फिर उसको उस डिवाइस के साथ पेयर करते हैं, और उसके बाद कोई पासवर्ड अगर दिया है तो पासवर्ड देते हैं, अगर नहीं पासवर्ड है तो हमारा डिवाइस कनेक्ट हो जाता है और डाटा हमारा ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही जब हमें मोडबस के अंदर कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे भी हमें कुछ पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन सेट करने पड़ेंगे। जैसे ब्लूटूथ के टाइम पे करते हैं कि दोनों डिवाइसेस में ब्लूटूथ को ओपन करो, फिर जिससे सेंड करना है उसमें सर्च करो, पेयर करो। ऐसे ही
पैरामीटर जो है ये पैरामीटर ट्रांसमीटर में भी सेट होंगे और ये पैरामीटर रिसीवर साइड भी सेट होंगे। ये जब पैरामीटर सेम होंगे तभी कम्युनिकेशन होगा, अगर पैरामीटर सेम नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर ब्लूटूथ से भी डाटा भेज रहा हूँ, एक का ब्लूटूथ ऑन कर लिया और डिस्कवर कर रहा हूँ और दूसरे वाला डिवाइस का जिसमें डाटा सेंड करना है उसका ब्लूटूथ ऑफ है, तो कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। जो स्टेप है डाटा भेजने के लिए, जो सेटिंग है वो आपको पूरी प्रॉपर करनी पड़ेगी। अगर सेटिंग गड़बड़ा गई तो डाटा नहीं भेज पाओगे। सेम मोडबस के लिए भी एप्लीकेबल है। अब मोडबस के अंदर जो हमारे डिवाइसेस रहते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर, दोनों जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर होने चाहिए बिल्कुल सेम। तो वो पैरामीटर कौन से हैं? एक तो हमें जो डेटा बिट्स है, मैंने अभी बताया ना डेटा किसकी फॉर्म में सेट होता है, बिट की फॉर्म में सेट होता है, कि जो डेटा बिट की लेंथ है वो हमें सेट करनी होती है, पैरिटी हमें सेट करनी होती है, नंबर ऑफ स्टॉप बिट हमें सेट करने होते हैं, बॉड रेट हमें सेट करना होता है। ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अभी सेट करके दिखाऊंगा सारा कुछ। अभी समझ लो सिर्फ ये क्या होता है। ये पैरामीटर जब सेम सेट हो जाएंगे दोनों डिवाइसेस के अंदर तो पटाक से कम्युनिकेशन हो जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनको अलग अलग समझ लेते हैं कि इनका क्या मतलब रहता है। देखिए डेटा बिट्स की लेंथ क्या है? डेटा बिट्स की लेंथ स्पेसिफाई करते हैं कि आपका डेटा 7 बिट का है या 8 बिट का है। अगर आपने यहाँ पे 7 बिट सेट करा है तो रिसीवर पे भी आपको कितना ही करना पड़ेगा, 7 सेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ 7 करा है, यहाँ पे 8 कर दिया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो डेटा बिट की जो लेंथ है वो दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर, मास्टर और स्लेव के अंदर क्या रहनी चाहिए? आपकी सेम रहनी चाहिए। ये स्पेसिफाई करता है कि कितने बिट का आपका डाटा है। पैरिटी बेस्ड क्या होता है? बेसिकली पैरिटी होता है एरर चेकिंग का मेथड, कि जो भी आपने एरर चेकिंग के लिए मेथड लगाया है, ये 3 टाइप का हमारा रहता है, इवन, ओड और नन। तो अगर आपने एक तरफ इवन किया है दूसरी तरफ भी आपका क्या होगा? इवन ही होगा। अगर आपने इस तरफ ओड किया है तो दूसरी तरफ भी क्या होगा? ओड होगा। और अगर आपने इधर नन किया है तो इधर भी क्या होगा? नन होगा। तो ये भी सेम हमें सेट करना होता है। पैरिटी बिट ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? एरर चेकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तीसरा रहता है स्टॉप बिट। स्टॉप बिट हमारी 2 ही रहती है, या तो 1 या 2। अगर आपने मास्टर के अंदर स्टॉप बिट 1 की है तो स्लैब के अंदर भी आपकी स्टॉप बिट क्या होगी? 1 ही होगी। अगर आपने स्टॉप बिट 2 की है तो उधर भी आपकी क्या होगी? स्टॉप बिट 2 ही होगी। ये डिनोट करती हैं कि कितनी आपकी स्टॉप बिट्स डेटा के अंदर रहने वाली हैं। 1 रहेगी तो 1 सेट करो, 2 रहेगी तो 2 को सेट करो। अब तीसरा हमारा रहता है बॉड रेट, कि जो कम्युनिकेशन होगा, जो ट्रांसमिशन होगा उसकी स्पीड क्या रहेगी। ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि 1 सेकंड के अंदर जितने बिट हमारा डाटा ट्रांसफर होगा उसको बोलते हैं बॉड रेट। बिट पर सेकंड, कि जितनी बिट 1 सेकंड में जाएंगी उसको बोलते हैं बॉड रेट। तो ये बेसिकली रहते हैं हमारे 9600, 199.200, 38400, 57600 और 15200। ये बेसिकली स्टैंडर्ड रहता है। तो जो बॉड रेट आपने सेट कर दिया है मास्टर के अंदर, वही बॉड रेट आप सेट करोगे स्लेव के अंदर। उसी के बाद आपका डेटा ट्रांसफर होगा। ये देखिए ये 1 सेकंड में है, मतलब जो 10 है मैक्सिमम, ये देखिए 1,15,200 बिट, मतलब इतनी तेजी से जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट से 5 वोल्ट फ्लक्चुएट होता है और ये डाटा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये रहता है हमारा बॉड रेट। आप देखिए कितनी हाई स्पीड पे ये सारे कम्युनिकेशन होते हैं। तो बॉड रेट भी हमें जो हमें मास्टर में सेट करी है वही हमें स्लेव में सेट करनी है। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सिर्फ ये पैरामीटर सेट करें। मोडबस के लिया, मास्टर लिया, ठीक है, मास्टर को सेट किया, स्लेव आईडी सेट करी, स्लेव आईडी 1, स्लेव आईडी 2, स्लेव आईडी 3, स्लेव आईडी 4, स्लेव आईडी 5, और जो मैंने बताया आपका बॉड रेट, पैरिटी बिट, डेटा बिट, ये सब कुछ सेट किया और आपका जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा। बस इतना सा करना होता है मोडबस के अंदर। आपको स्लेव आईडी सेट करो अगर मोडबस आस्की, मोडबस आरटी यूज कर रहे हो, और अगर मोडबस टीसीपी यूज कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना है, क्या सेट करना है? आईपी एड्रेस सेट करना है। अब कैसे होता है वो देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि कितना इजी जो है ये कम्युनिकेशन रहता है। अभी मैं आपको वो बताता हूं। अभी कम्युनिकेशन मैं इसमें आपको एग्जांपल लूंगा, एक बताता हूं। 1 मिनट रुकिए। इसको मैं बंद करता हूं और एक मैम एग्जांपल लेंगे किसका, एक मित्सुबिशी की HMI मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसके अंदर मैं सेटिंग करूँगा किसकी, मोडबस की मैं यहाँ पे सेटिंग करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और आपको एक न्यू सेट करके दिखाता हूँ मोडबस का कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग एक मित्सुबिशी की HMI में। हर एक डिवाइस के अंदर ये सेम रहती है ऑलमोस्ट सेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट गया, मैं आपको जो मेन है वो दिखाऊंगा कि सेटिंग कैसे होती है। अब देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से हमारा जो सेटिंग वाला पार्ट है कम्युनिकेशन का वो सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा अब मोडबस। मैन्युफैक्चरर में मेरे को क्या जाके मिलेगा, मोडबस मिलेगा। तो मैं यहाँ पे मोडबस सेलेक्ट कर लूँगा कि मेरे को जो ये HMI है
वो कैसे कनेक्ट करना है, मोडबस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, किसी पीएलसी से कनेक्ट कर लो, किसी कंप्यूटर से कनेक्ट कर लो, किसी वीएफडी से कनेक्ट कर लो, कहीं भी कनेक्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। अब उसके बाद ये पूछेगा कि आपको ये जो मोडबस है, मोडबस क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, मास्टर स्लेव का कंसेप्ट होता है। तो आपको इसको क्या बनाना है, मास्टर बनाना है या स्लेव बनाना है। अगर मेरे को इस एचएमआई को मास्टर बनाना है तो मैं यहाँ पे मास्टर सेलेक्ट कर लूंगा, और अगर मेरे को इस एचएमआई को स्लेव बनाना है तो मैं यहाँ पे स्लेव सेलेक्ट कर लूंगा। मैं इस एचएमआई को क्या बनाऊंगा, स्लेव बनाऊंगा, और जो मास्टर बनेगी वो मेरी पीएलसी बनेगी, पीएलसी को मास्टर बनाऊंगा, पीएलसी मेरे सारा कुछ क्या करेगा, कंट्रोल करेगा पूरे के पूरे नेटवर्क को। तो मैंने इस एचएमआई को क्या बना दिया, स्लैब बना दिया। तो सबसे पहले तो सेटिंग आ गई, देखो यही क्या आ गई, मास्टर स्लैब की। क्यों, क्योंकि मोडबस क्या है, मास्टर स्लैब नेटवर्क है, और ये रिक्वेस्ट रिप्लाई वाला जो सिस्टम है मैंने आपको समझाया था वो होता है। उसके बाद मैं जाऊंगा नेक्स्ट पे। अब उसके बाद ये पूछेगा कि कौन सा, मैंने आपको बताया यहाँ पे फिजिकल लेयर रहते हैं, तो RS422 या 485 आप ले रहे हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और या फिर आप ईथरनेट पे सेलेक्ट कर रहे हो, टीसीपी पे आप इसको सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे ईथरनेट सेलेक्ट करोगे। अगर एक ही जोड़ना चाहते हो तो RS232 पे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब मैं किस पे करना चाहूंगा, इसको RS485 पे सेलेक्ट करना चाहूंगा। RS485 या 422 पे सेलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, स्लेव आईडी देनी पड़ेगी। और अगर ईथरनेट पे सेलेक्ट कर लूंगा तो कौन सा हो जाएगा, मोडबस टीसीपी हो जाएगा। यहाँ पे क्या सेट करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको RS485 पे लेके बताता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या रहेगा मेरा, RS485 से ये सेटिंग रहेगी सारी की सारी। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन ड्राइवर आ गया, मोडबस R2 स्लेव। मैंने आपको बताया था ना, ASCII बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। क्यों, क्योंकि इसकी काफी स्पीड कम रहती है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा आ रहा है, R2 आ रहा है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप ASCII को ले लो, तो यहाँ पे R2 आ चुका है। ये कौन सा आ चुका है, मोडबस R2 आ चुका है। मतलब कि डाटा जो है 8 बिट का डाटा होगा, और एक ही बार में सारे का सारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल सेटिंग जो है, इस पे मैं क्लिक करूंगा बाकी और सारी सेटिंग करने के लिए। देखिए मैंने आपको बताया था ट्रांसमिशन स्पीड, आप मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे आप ट्रांसमिशन स्पीड जो मैंने बताया था 9600, ये 1,05,5700, जो भी आप ट्रांसमिशन स्पीड आप यहाँ पे सेट करोगे इस स्लेव के अंदर, मास्टर के अंदर भी आपकी क्या रहनी चाहिए, वही ट्रांसमिशन स्पीड आपकी रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ट्रांसमिशन स्पीड को सेट कर दूंगा, जो यहाँ सेट करूंगा वही मास्टर में सेट करूंगा। उसके बाद डाटा बिट, मैंने आपको बताया था ना, 2 टाइप के होता है डाटा बिट, या तो 7 बिट का होगा या 8 बिट का होगा। जो भी सिलेक्ट कर दूंगा, 7 करो 8 करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी कर रहे हो सेम सेटिंग करो। तो यहाँ पे 7 बिट कर दिया तो वहां पे भी 7 बिट रहेगा। स्टॉप बिट बताया था मैंने आपको, या तो 1 होता है या 2 होता है। जो भी यहाँ पे सेट करूंगा, 1 करूंगा तो वहां पे भी 1, यहाँ पे भी 2 करूंगा तो 2। पैरिटी मैंने आपको बताया था 3, ओड, इवन, नन, जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा वही मेरे को मास्टर में सिलेक्ट करनी है, ठीक है। डिले टाइम, एमएस के अंदर कुछ डिले टाइम दे सकते हो। और यहाँ पे आएगा एड्रेस, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए एड्रेस की, ये स्लेव मैंने आप बनाया यहाँ पे मैंने इस जीओटी को क्या बनाया, स्लेव बनाया। तो स्लेव एड्रेस कहाँ से सेट कर सकता हूँ मैं, 1 से 247 तक सेट कर सकता हूँ। तो इसको 1 देना है तो 1, अगर 2 देना है तो 4 5, जो भी देना है वो यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे ना 248 डालता हूँ, मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, 248 डालता हूँ। 248 डाल के ओके करूंगा ना तो ये एरर दे देगा, द वैल्यू इज आउट ऑफ रेंज, वैलिड रेंज इज 12247। क्यों, क्योंकि मोडबस के अंदर मैक्सिमम कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, 1 से 247 कनेक्ट कर सकते हैं। और जो जीरो एड्रेस वो किसको दे सकते हैं, स्लैब को, ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है, इसलिए कोई भी जीरो एड्रेस नहीं आ सकता। देखिए यहाँ पे 0 सेट करूंगा फिर भी एरर दे देगा, क्योंकि 0 का मास्टर किस लिए इस्तेमाल करता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए 0 एड्रेस का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे पहला मेरा डिवाइस होगा तो मैंने इसको क्या दे दी, स्लेव आईडी क्या दे दी, 1 दे दी। और उसके बाद इसको कर दूंगा ओके। ये कर दिया सारा कुछ सेट, और उसके बाद जाऊंगा नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये वही पूछ रहा है जो मैंने सेट किया है। चैनल नंबर 1 पे हमारा क्या होगा, RS485 वाला जो पोर्ट है वो है। ये बता रहा है कि जो फिजिकली चैनल है HMI का, वो उस पे पीछे जो पोर्ट है, जब आपने कभी मित्सुबिशी का HMI देखा तो उस पे लिखा रहता है चैनल 1 चैनल 2। तो ये किसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा, चैनल 1 के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। कौन सा मेथड है, RS485 मेथड है। कंट्रोल टाइप क्या है, मोडबस मास्टर है। जीओटी क्या है, ये स्लेव है। और कम्युनिकेशन ड्राइवर क्या है, मोडबस R2 है, ठीक है। तो जो जो चीज़ हमने सेट करी थी वो सारी चीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। और उसके बाद ये बेसिक सेटिंग रहती है, इसको ओके ओके करके नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे फिनिश, जो सेट करके आया हूँ वो सारा कुछ यहाँ पे मिल रहा है। देखिए चैनल 1 और अगर टीसीपी पे करता तो क्या होता है, यहाँ पे आईपी एड्रेस को डिफाइन करता, फिर यहाँ पे आईपी एड्रेस आता। अभी आरटीओ पे कर रहा हूँ, इस वजह से स्लेव आईडी आ रही है। इसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा। अब मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि इसके अंदर मोडबस के अंदर जो डिजिटल इनपुट एनालॉग आउटपुट के लिए जो एड्रेस रहता है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे देखिए कैसे मिलेगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको फिर से थोड़ा सा याद करने के लिए दिखा देता हूँ पीपीटी के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो डेटा का फॉर्मेट रहता है वो कैसे रहता है। देखिए जो डिजिटल इनपुट होते हैं, डिजिटल इनपुट होते हैं
उनका क्या रहता है 1 से 9999। डिजिटल आउटपुट आपका ये एड्रेस, एनालॉग इनपुट ये एड्रेस, एनालॉग आउटपुट ये एड्रेस। ये कहाँ मिलेगा देखिए, अभी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और एक डिजिटल डिवाइस लेता हूँ। मैं क्या लेता हूँ, एक स्विच लेता हूँ। क्या लेता हूँ, बिट स्विच लेता हूँ। बिट स्विच मतलब डिजिटल, कंडीशन क्या होगी 1 और 0 होगी सिर्फ, और यहाँ पे इस स्विच को मैं बना देता हूँ। अब देखिए जब इस स्विच का एड्रेस सेट करने के लिए जाऊंगा ना, तो जो मैं एड्रेस रेंज आपको बता रहा था, यहाँ पे देखिए डिवाइस किससे आया, 1 से आया अपने आप। ये डिवाइस क्या आया, 1 आया। क्यों है 1 क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एक डिजिटल इनपुट है, और डिजिटल इनपुट के लिए क्या रहता है, एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 9999 तक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। अब यहाँ पे आगे देखिए 4 3 भी लिखा हुआ है, 4 और 3। 4 एड्रेस किसके लिए है, 4 किसके लिए है, एनालॉग आउटपुट के लिए, और 3 किसके लिए है, एनालॉग इनपुट के लिए। तो ये जो अगले वाले एड्रेस हैं ये सारा कुछ यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 1 लूंगा और 1001 इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे ये एड्रेस देखिए अपने आप एक एड्रेस क्रिएट हो गया 1, और फिर उसके बाद 00000 ये, और इसको ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरा एक एड्रेस ले लेगा किसका, डिजिटल इनपुट का। अब देखिए मैं एक डिजिटल आउटपुट के लिए आपको लेके दिखाता हूँ। डिजिटल आउटपुट के लिए एक लैंप लगाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक लैंप लिया और यहाँ पे ये लैंप को मैंने क्रिएट कर दिया। अब लैंप के केस में देखिएगा क्या एड्रेस आएगा, यहाँ पे ये बिट का आया। डिवाइस को जैसे ही मैं सेट करूंगा तो यहाँ पे फिर से मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 की फॉर्म में हमारा सेट हो रहा है। 10,000 से यहाँ तक हमारे जो है वो एड्रेस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने 1 लिया और यहाँ पे मैं इसको जो डिवाइस की सेटिंग है वो देखिए यहाँ पे ये इतनी सेटिंग हो सकती है हमारी। इसको मैं ओके करूँगा और इसको मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे देखिए जो मेरा एड्रेस है वो इसका डिजिटल आउटपुट का एक एड्रेस ले लिया। अब अगर एनालॉग के केस के अंदर मैं जाऊँगा तो मेरे को देखिए एनालॉग के लिए अगर मेरे को कुछ डाटा डिस्प्ले करवाना है, एनालॉग का मेरे को कुछ डिस्प्ले करवाना है, मैं कोई लेवल ले लेता हूँ यहाँ पे, और लेवल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, और लेवल की अगर मेरे को सेटिंग करनी है तो जब मैं यहाँ पे डिवाइसेस के अंदर जाऊंगा तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी 4 आ चुका है अपने आप। क्या आया है, 4 आया है, क्योंकि ये क्या है, एक एनालॉग आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है। मेरे को क्या करवाना है, एक एनालॉग आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है। तो डिवाइस अपने आप देखिए क्या आया, 4 आया है। 4 क्यों आया है, क्योंकि एनालॉग जो आउटपुट रजिस्टर वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 4001 से यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये आपके सारे क्या थे, ये जो आपके सारे एड्रेस हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब जैसे ही इसको ओके करूंगा तो ये 4001 देखिए आ चुका है एनालॉग का एड्रेस, और जब डिजिटल इनपुट को सिलेक्ट कर रहा तो क्या आ रहा था, 1 का एड्रेस आ रहा था। ऐसे ही कोई डिजिटल इनपुट को लूंगा तो एड्रेस क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये सारा क्या रहता है, मोडबस का कम्युनिकेशन का, डिवाइसेस का आपस में इंटरफेसिंग का रहता है। ये सेम एड्रेस पीएलसी के अंदर सेट कर दूंगा तो पीएलसी से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोडबस क्या होता है और कैसे इसकी सेटिंग करते हैं और ये कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको डेटा टाइप्स के बारे में और एक फिजिकली एक मोडबस के साथ डिवाइस को कनेक्ट करके एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।